आज की वीडियो के अंदर हम क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के बारे में बात करेंगे। ये प्लेलिस्ट हमारी एसईओ कोर्स की सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हम प्रैक्टिकली क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग को समझेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं और किस तरह से हमारे लिए ये फ़ायदेमंद है और हमें इनके बारे में पता होना चाहिए एज ए एसईओ पर्सन। और ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप समझें कि इंग्लिश की ABC होती है, ऐसी एसईओ की ये ABC है। यहाँ पे आप सबसे पहले देखते हैं कि क्रॉलिंग क्या है। जो भी सर्च इंजन होता है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे गूगल है, बिंग है, याहू है, यांडेक्स है, जो भी है, सब के अपने अपने क्रॉलर्स होते हैं जो कि इंटरनेट को क्रॉल करते रहते हैं हर टाइम। उनको जो भी नया कंटेंट मिलता है वो उसको अपने पास इंडेक्स करते हैं। इंडेक्स करते हैं मतलब जो भी नई चीज़, कोई इमेज, कोई कंटेंट, कोई टेक्स्ट कंटेंट, कोई पीडीएफ फाइल, जो भी चीज़ जो उनकी फ़ाइल टाइप के अंदर आती है इंडेक्सिंग के लिए, जो फाइल्स आप अपलोड कर सकते हैं और गूगल के अंदर रैंक कर सकते हैं, उनको वो अपने पास इंडेक्स करते हैं। जब भी कोई भी क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो आपकी वेबसाइट को मुकम्मल तौर पे देखता है, पूरे वेबसाइट को, वेब पेजेस को, जितने भी आपका होम पेज है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, वो सारे कॉन्टेक्स्ट को देखता है कि ये वेबसाइट इस चीज़ के बारे में है। पहले भी आपका होम पेज देखेगा कि आपके होम पेज पे कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स हैं जो कि हाईलाइट करते हैं आपकी वेबसाइट के थीम को, कि आपकी वेबसाइट किस थीम के ऊपर है। डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है, मैं कुकिंग के ऊपर है, किसी और टेक्नोलॉजी के बारे में आप बात कर रहे हैं या किसी भी टॉपिक के ऊपर आप कंटेंट बना रहे हैं, तो वो उसको अंडरस्टैंड करता है। और उसके बाद क्रॉल करने के बाद उसके ऊपर जितने भी लिंक्स होते हैं, जितने भी उसके ऊपर इमेजेस होते हैं, उनकी ऑल टेक्स्ट सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद वो उसको अपने पास पहले तो देखता है कि आपने किसी पॉलिसी को वायलेट नहीं किया जो कि गूगल के सर्च इंजन या किसी भी सर्च इंजन की पॉलिसीज़ को वायलेट करता है, फिर उसको अपने पास इंडेक्स करता है। ये चीज़ें प्रैक्टिकली कैसे करते हैं इसको हम आगे जाके देखेंगे कि क्रॉलर कैसे आपकी वेबसाइट पे आया, कब आया, कितनी देर रहा, किस तरह रहा। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल आपको आगे दिखाई जाएंगी। और इंडेक्स करने के लिए भी आप गूगल को रिक्वेस्ट करते हो कि ये मेरा नया कंटेंट है। अगर उसने उसको एक्सप्लोर नहीं किया तो आप उसको रिक्वेस्ट करते हो कि ये मेरा कंटेंट है, इसको इंडेक्स कर लो अपने डेटाबेस के अंदर, और नेक्स्ट जब भी कोई बंदा उस चीज़ के बारे में सर्च करे तो मेरी वेबसाइट को रैंक करो। ठीक है, आपने क्रॉलर को इंडिकेट किया कि ये मेरा नया कंटेंट है, इसको पहले तो देखो, फिर उसके बाद उसको इंडेक्स करो अपने डेटाबेस के अंदर, अपने सर्वर के अंदर, और जब भी नेक्स्ट टाइम कोई चीज़ उस टॉपिक के रिलेटेड सर्च हो तो आपकी वेबसाइट रैंक हो। हर किसी का यही मकसद होता है वेबसाइट बनाने का कि उसकी वेबसाइट उस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर रैंक करे। नेक्स्ट बात आती है फाइल टाइप्स की। ऐसी कौन कौन सी फाइल्स हैं जिनको आप गूगल के अंदर या किसी भी सर्च इंजन के अंदर रैंक कर सकते हैं या उसको वो सर्च इंजन सपोर्ट करते हैं। मसलन आप गूगल के अंदर पीडीएफ की फाइल्स, इमेजेस को टेक्स्ट की फॉर्म में जो होता है, इसके अलावा वीडियो फॉर्म में जैसे कि डाट MP4 होता है, डाट MP3 होता है, तो इस तरह के ऑडियोज़ को, इमेजेस को, किसी भी चीज़ को जो गूगल का सर्च इंजन या कोई भी सर्च इंजन सपोर्ट करता है उसको आप वहाँ पे अपलोड करके रैंक करवा सकते हो या किसी भी बंदे को सेंड कर सकते हो। जैसे कि आप देखते हैं कि अक्सर ऐसी फाइल्स को भी आप फाइंड कर रहे होते हैं गूगल के अंदर जो सिर्फ एक स्पेसिफिक कीवर्ड फाइल टाइप हो। मसलन आप पीडीएफ की कोई फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, आप कोई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं, आप उस बुक का नाम लिखते हैं तो अक्सर आपके सामने पीडीएफ की फाइल्स आ जाती हैं। इसी तरह आप कोई वीडियो के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे डाट MP3 की, डाट MP4 की जो वीडियो फॉर्मेट्स हैं जो कि गूगल जिनको रिकमेंड करता है या कोई भी सर्च इंजन रिकमेंड करता है, उनको आप यहाँ पे लिख के उस फाइल को भी एक्सेस कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। अब हम URL के बारे में बात करेंगे। अब आपने ये समझना है कि URL आपकी वेबसाइट का एक दरवाज़ा है। उसके बाद कोई भी क्रॉलर, कोई भी सर्च इंजन, जितने भी उसके बोर्ड्स हैं, वो आपकी वेबसाइट के अंदर इंटर होते हैं, उसके पूरे पेज को, पूरी वेबसाइट को एनालाइज करते हैं और उसके URLs और उसके लिंक्स के थ्रू आपकी पूरी वेबसाइट को अपने पास उसके क्रॉलर्स के थ्रू उसको सारा समझने की कोशिश करते हैं। URL बहुत ही क्रूशल पार्ट होता है, इसलिए कि आपका URL सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए।
अगर आपका URL ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, मसलन आपने गूगल के अंदर सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सर्च करने के बाद अगर आप जितने भी यहाँ पे URLs देखें, जैसे मैं इनके ऊपर हवर कर रहा हूँ माउस के साथ, तो आप देखेंगे कि बॉटम पे लेफ्ट साइड की तरफ आपको उसका URL नज़र आ रहा होगा, जिसके अंदर आपको मार्केटिंग ग्लासरी / डिजिटल मार्केटिंग नज़र आ रहा होगा। तो आपके URL के अंदर आपका जो मेन कीवर्ड है वो होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी आप कीवर्ड्स यहाँ URLs देखेंगे कि उनके अंदर आपको डिजिटल मार्केटिंग नज़र आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको डिजिटल मार्केटिंग नज़र आएगा। जितने भी आप ये टॉप 10 रिजल्ट्स देख लें, आप खुद भी इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन सब के दरमियान आपको URL नज़र आएगा। तो आपकी जो वेबसाइट का कंटेंट है वो तो ऑलरेडी उस टॉपिक के ऊपर होता ही है, लेकिन जो आपका URL जो है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। अच्छा, URL के लिए आप जो टैग यूज़ करते हैं वो होता है ए और H3 हाइपर रेफरेंस और ए, इस तरह का टैग होता है। आप इस टैग को फॉर एग्जांपल लिखते हैं https://www.google.com, ठीक है, और यहाँ पे आप गूगल लिखेंगे, सही है, तो ये आपका एक URL बन जाएगा। URL असल में ये वाला होता है जो आपको इसके अंदर नज़र आ रहा है, ये इसका टैग है जो आप किसी भी URL के लिए यूज़ करते हैं, और URL आपको गूगल के अंदर नज़र आता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ, ऑनलाइन हेल्प, तो ये वाला URL होता है, ठीक है। आप कहीं पे भी इसको लगाना चाहें लगा सकते हैं किसी भी URL को। तो URL के अंदर आपको ऑप्टिमाइज्ड रखना है, इसको डिस्क्रिप्टिव रखना है ताकि वो एक सेंस के मुताबिक आपका URL हो, और इसकी फाइल टाइप को भी आपने ध्यान से रखना है। इसकी फाइल टाइप्स का जो बेस्ट पार्ट है ना, आपने इसके अंदर डैश यूज़ करनी है, हाइफन यूज़ नहीं करनी, ये वाली डैश यूज़ करना है बेस्ट, डिजिटल और मार्केटिंग, ठीक है। आप इस तरह के कैरेक्टर्स नहीं यूज़ कर सकते, या फिर आप इस तरह का कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, इस तरह का नहीं कर सकते, इस तरह का नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये गलत हो जाएगा। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आप यहाँ पे इस तरह से इसको ऑप्टिमाइज करें, इसके अंदर डैश को यूज़ करें स्पेस के लिए। आप इसके अंदर स्पेस जो है वाइट स्पेस नहीं ऐड कर सकते, इस डैश को यूज़ करेंगे तो वो सबसे बेहतर होगा। आप किसी भी स्पेशल करेक्टर को, फॉर एग्जांपल इस तरह का करेक्टर हो गया, कोई भी इस तरह का करेक्टर आप यूज़ नहीं कर सकते। आपने जस्ट इसको सिंपल रखना है, या फिर आप 1 2 3 तो लिख ही सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे कोई स्पेशल करेक्टर या फिर कोई स्पेस वगैरह नहीं दे सकते। डैश और सिंपल ये स्लैशेस यूज़ करें। अगर आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखते हैं, बेस्ट मार्केटिंग, और दूसरे फोल्डर के ऊपर जाने के लिए आप लिखें डिजिटल मार्केटिंग, सही है। आप इसको ये भी कर सकते हैं कि आपका ये फोल्डर बन जाता है, ये मेन आपका URL होता है, जो कि आपका फर्स्ट URL हो गया 0, इसका नंबर होता है ये सेकंड, ये फर्स्ट नंबर आ गया, फर्स्ट डेप्थ आ गई क्रॉल डेप्थ, जो कि इसका फोल्डर बन जाएगा। जैसे कि हमने SEO के अंदर इस चीज़ को पढ़ा है कि अगर आपकी मेन कैटेगरी है ये वाली और आप इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर लिखना चाहते हैं तो ये आपका सेकंड कीवर्ड बन जाएगा। और इसके अंदर अगर आप चाहना चाहें SEO तो आप इसके अंदर जा सकते हैं, फिर आप इसके अंदर ऑन पेज करना चाहें तो आप इस तरह ऑन पेज कर सकते हैं। अब आप देखें कि गूगल को पता चल जाएगा कि ये मार्केटिंग का एक मेन कैटेगरी है, तो ये सब कैटेगरी है, ये फिर माइक्रो सब कर लें, या फिर इसको उससे नीचे आप लेके जाएं, फिर यहाँ पे आप इस तरह इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपकी पूरी हिरार्की जो है बन जाती है। तो आपने डिस्क्रिप्टिव URLs रखने हैं ताकि जब भी गूगल आए आपकी वेबसाइट के ऊपर तो उसको पता चले कि ये वेबसाइट पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड है। फिर लिंक है, जिसका मैंने आपको बताया है कि लिंक जो होते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर लगे होते हैं, जिनकी मदद से गूगल को आपकी वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कौन कौन से URLs हैं, कौन कौन से पेजेस हैं। मसलन गूगल को आपने इंडिकेट किया
कि ये मेरी वेबसाइट है, इसको आप इंडेक्स करें। जैसे गूगल यहाँ पे आएगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि आपकी वेबसाइट को यहाँ से शुरू करेगा। पहले इसका मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा देखने के लिए आप कंट्रोल यू भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स, ठीक है। हेड से लेके और क्लोजिंग हेड तक आपका जितना भी इसके अंदर कंटेंट होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। हेड, ये आपका हेड शुरू हो रहा है, तो फिर आप जब इसको यहाँ पे स्लैश लगा के हेड करेंगे तो यहाँ पे आपका हेड खत्म हो गया। यहाँ से लेके इस हेड तक जो कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा था, यहाँ तक ये आपका मेटा डेटा आता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे। काफ़ी वीडियोस में आपने देखा भी होगा बेसिक चीज़ों के बारे में कि आपका जो मेटा डेटा है वो यहाँ पे शो होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर इसके ऊपर हवर ओवर करें इस एड्रेस बार से ऊपर इस जगह पे, तो आपको नज़र आएगा ऑनलाइन हेल्पर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान। इसको अगर मैं सर्च करूंगा तो आपको नज़र आएगा कि ये यहाँ पे इस एरिया के अंदर होगा जो कि हेड सेक्शन के अंदर है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट डिजिटल, ये देखिए वो उसको हाईलाइट कर रहा है, जो कि टाइटल टैग है। टाइटल एक HTML का एलिमेंट है जो कि आप यूज़ करते हैं अपने टाइटल को ऐड करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे मेटा डेटा, मेटा टाइटल होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, तो वो चीज़ें होती हैं। ये जो है आपका मेटा टाइटल कहलाता है, जो कि SEO के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्लैश ऑनलाइन हेल्पर अगर लिखता हूँ तो मैं अपनी वेबसाइट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें, इसका जो मेटा डेटा है ना, ये वाला ऑनलाइन हेल्पर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे वो सर्व हो रहा है गूगल के अंदर, जो कि यहाँ पे आपने टाइटल टैग के थ्रू यहाँ पे ऑप्टिमाइज करके रखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइटल टैग का भी पता चल गया, लेकिन ये चीज़ जो है आपको आगे जाके डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे आप देखें, ऑनलाइन हेल्पर इज ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लोकेटेड इन पाकिस्तान, वी डिलीवर बेस्ट सर्विसेज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है ये वाली, इसको सर्च करता हूँ। इसको कंट्रोल C किया और इसी पेज के ऊपर यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, तो ये देखें ये मेटा डिस्क्रिप्शन है आपकी, ठीक है। वो टाइटल था, ये मेटा डिस्क्रिप्शन आ गई। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये वाली चीज़ जो है ऑप्टिमाइज थी। अब हमने ऑनलाइन हेल्पर लिखा तो ऑनलाइन हेल्पर की जो कीवर्ड है उसने देखा कि URL के अंदर भी ऑनलाइन हेल्पर है, फिर इसके मेटा टाइटल के अंदर भी है, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, तो उसने हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर लिया। अब बात हो रही थी कि URL लिंक की, सॉरी। तो जैसे ही हमने गूगल के अंदर सर्च किया कीवर्ड, तो ये वाला पेज आया जो कि इस चीज़ के थ्रू आ रहा है, जो कि मैंने आपको बताया URL, टाइटल, डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज्ड है कीवर्ड के हवाले से। इन सब के अंदर ऑनलाइन हेल्पर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखें कि इनके अंदर आपको चीज़ें नज़र आईं, और जैसे ही आपका गूगल का क्रॉलर यहाँ पे आया तो उसने देखा कि आपके पास ये ब्लॉग का पेज भी है, ये वाला URL भी है। तो ये एक्चुअली है URL ही, सही है। अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ ये देखें, ये href a हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू डबल कॉमर्स के अंदर ये वाला हमारा जो है URL है, जो कि सपोज यहाँ से मैं इसको इंस्पेक्शन को ख़त्म करता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मसलन इसके ऊपर, तो ये वाला पेज ओपन हो गया। मैंने कंट्रोल प्रेस करके रखा और इसके ऊपर क्लिक किया तो ये वाला पेज ओपन हो गया। और यहाँ पे आप देखें कि उसने दूसरे पेज को भी देख लिया, इस पेज को भी देख, पूरी वेबसाइट को क्रॉलर चेक करेगा इंडेक्स करते हुए। पहले चेक करेगा, उसके अंदर सारी चीज़ें देखेगा, और यहाँ पे उसको समझने के बाद उसको लगेगा कि ये वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं वो इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि ये वेबसाइट का जो मेन पेज है, ये होम पेज जो है, ये सारा रिफ्लेक्शन है कि ये वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है। यहाँ पे आप डिफरेंट जगहों पे इस चीज़ को यूज़ भी करेंगे। यहाँ पे भी मैं यूज़ कर रहा हूँ कीवर्ड को। तो फिर चीज़ें आप जब ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाएंगे हम चीज़ों को देखने, तो कंटेंट के ऊपर आपको ये चीज़ें डिटेल से समझाई जाएंगी। तो ये आपका URL हो गया। ये भी URL है जो कि लिंक है, सॉरी लिंक के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे भी उसने लिंक को देख लिया। जितने लिंक्स आपकी वेबसाइट्स के ऊपर होंगे वो सब को एक्सप्लोर करेगा क्रॉलर,
फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ से होते होते नीचे आएगा, इमेजेस को देखेगा, ये वाला कॉन्टैक्ट अस प्राइसिंग इंफॉर्मेशन पेज है। सारे पेजेस को समझने के बाद उसको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि ये वेबसाइट के ऊपर जितने भी लिंक्स है ये इन लिंक्स के ऊपर हैं, वो सारे पेजेस इंडेक्स हो जाते हैं। तो गूगल इन लिंक्स की मदद से आपकी वेबसाइट को फाइंड करता है, समझता है और अपने पास डेटाबेस के अंदर सेव करता है। अब हम बात करेंगे कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो साइट मैप्स होते हैं वो क्या होते हैं और हम इनको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या चीज़ और किस लिए हमारे काम आती है। साइट मैप आपकी वेबसाइट के ऊपर एक ऐसी फ़ाइल होती है जो किसी भी सर्च इंजन को ये इंडिकेट करती है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर इस फाइल के अंदर या इस साइट मैप .xml फाइल का नाम होता है। इस फाइल के अंदर जितने भी लिंक्स हैं, चाहे वो इमेजेस के लिंक्स हैं, चाहे वो किसी भी PDF फाइल के लिंक्स हैं, टेक्स्ट फॉर्म में हैं या फिर URLs हैं, वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। उनको इंडेक्स करना चाहते हैं गूगल के सर्च इंजन के अंदर या किसी भी सर्च इंजन के अंदर। असल में ये फ़ाइल क्रॉलर्स को बताती है कि इस वेबसाइट पे जो भी लिंक्स हैं उनमें से जो ऐसे लिंक्स हैं जो इस फाइल के ऊपर हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, बाकी लिंक्स को आप इग्नोर करें। आप अक्सर ऐसे भी हो सकता है कि किसी जगह पे कुछ ऐसे लिंक्स बनाएं जो आप क्रॉल नहीं करना चाहते लेकिन आप उनको वेबसाइट के ऊपर रखना चाहते हैं अपनी आसानी के लिए या किसी भी और पर्पज़ के लिए। तो साइट मैप के लिए आप क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पे फाइल दिखा भी देता हूँ। साइट मैप किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप साइट मैप को चेक करने के लिए यहाँ पे साइट मैप .xml जो कि इसकी एक्सटेंशन है उसको लिखेंगे तो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो साइट मैप जनरेट हुआ है वो हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर योस्ट SEO प्लगइन है जिसने ऑटोमेटिकली एक साइट मैप बना दिया है। और इस साइट मैप के अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे डिफरेंट कैटेगराइज करके साइट मैप्स बन जाते हैं। मसलन जो पोस्ट वाले साइट मैप्स होते हैं उसके अंदर सारी आपकी ब्लॉग पोस्ट होती हैं, जैसे कि यहाँ पे ये वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है वर्डप्रेस के अंदर। तो यहाँ पे सारे आपको पोस्ट से रिलेटेड जितनी भी इस वेबसाइट के ऊपर पोस्ट होंगी, ब्लॉग पेज होगा या जिस पेज को भी आपने एज ए पोस्ट पेज कंसिडर किया हुआ है अपनी वेबसाइट के अंदर, उसको यहाँ पे वो अलग से उन फाइल्स की उन पेजेस की लिस्ट बना देगा जो कि पोस्ट पेजेस हैं। फिर नेक्स्ट आपको पेजेस मिलते हैं इसके ऊपर। अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी पेजेस हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर उनका साइट मैप बन चुका है। यहाँ पे आपको पेजेस की फाइल्स यहाँ पे मिलेंगी जितने भी आपकी वेबसाइट पे, चाहे वो होम पेज है, चाहे वो ब्लॉग है, चाहे वो कॉन्टैक्ट अस है, अबाउट अस है। सारे पेजेस जो हैं सारे इस फाइल के अंदर जो कि page.sitemap.xml है। असल में एक sitemap.xml भी आप बना सकते हैं जिसके ऊपर आप सारे पेजेस सारे लिंक्स को लिख सकते हैं। इसके अलावा जो योस्ट बना रहा है या कोई भी रैंक मैथ आप यूज़ कर रहे हैं तो वो डिफरेंट आपका बन जाएगा। जो डिफरेंट आपके साइट मैप्स बन जाएंगे, पोस्ट के अलग बन जाएंगे, पेजेस के अलग बनेंगे, कैटेगरीज और जो टैग्स आपने कॉन्फ़िगर किए होंगे वो अलग बन जाएंगे। इस तरह आथर का जो है वो अलग बन जाएगा। वीडियोस के भी बन जाते हैं, इमेजेस के भी बन जाते हैं। आप जिस तरह भी चाहें अपने साइट मैप को ख़ुद भी बना सकते हैं। ऑनलाइन आप यहाँ पे जाके लिखें साइट मैप जनरेटर तो आपको काफ़ी सारे ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आपने जाके साइट मैप जनरेटर तो आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट सामने आ जाएंगी जिनको आप यूज़ करके अपना साइट मैप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं जाता हूँ और अपनी वेबसाइट का मैं URL दूंगा। जैसे कि यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C करके और यहाँ पे इसके अंदर मैं अपना URL पेस्ट करूँगा और स्टार्ट करूँगा तो ये मेरे लिए एक साइट मैप जनरेट हो जाएगा। जितने भी पेजेस मेरी वेबसाइट के ऊपर होंगे वो सारे एक लिस्ट के अंदर बन जाएंगे और मैं उनको अपलोड करना चाहूँ तो अपनी वेबसाइट के अंदर डैशबोर्ड के अंदर जाके अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे दूसरी जहाँ पे आपकी सारी फाइल्स होती हैं तो यहाँ पे आप व्यू करेंगे, व्यू के अंदर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होगा तो आप इसको
ओपन भी कर सकते हैं। इस पे राइट क्लिक करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ओपन करो, या फिर मैं इसको कोड आपको दिखा देता हूँ। कोड में आपको यहाँ पे नज़र आएगा जितने भी आपके साइट मैप्स का सारे URLs यहाँ पे आ जाएंगे। ये आपके URLs हैं जिनको आप यूज़ करना चाहते हो गूगल को दिखाने के लिए कि ये जो जितने भी आप मेरी वेबसाइट पे URLs देख रहे हैं इनको क्रॉल करो, इंडेक्स करो, और बाकी अगर आपको कोई मिलता है तो उनको ना करो। अमूमन आप इसको इसी तरह सेटअप कर सकते हैं। आगे reports.txt फाइल के ऊपर जब हम बात करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि आप कैसे किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी पेज को आप बना सकते हैं, इंडेक्स करने से रोक सकते हैं। ये क्रॉलर के अंदर इंडेक्स नहीं करना चाहते। फॉर एग्जांपल ये मेरी वेबसाइट के ऊपर ये वाला जो पेज है, मैं नहीं चाहता कि मेरी जो ये वाली इंफॉर्मेशन है ये गूगल या किसी भी बॉट के पास जाए, तो मैं यहाँ पे इसको इंडेक्स कर सकता हूँ। यहाँ पे reports.txt के अंदर जाके, वो हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको बताया जाएगा। यहाँ पे आपको बताया गया है कि साइट मैप क्या करते हैं, रोल इनका क्या है और आप क्यों इनको बनाते हैं, ताकि आप क्रॉलर को या किसी भी सर्च इंजन को इंडिकेट करें कि ये वाले पेजेस, ये वाली पोस्ट, ये वाली फ़ाइल जितनी भी आपको इस फाइल के अंदर नज़र आ रही हैं इनको क्रॉल करो, और बाकी जो नज़र आती हैं उनको आप इग्नोर कर दो। ठीक है, अब ये था कि आप एक सेपरेट भी बना सकते हैं, आप इस तरह ग्रुप्स भी बना सकते हैं हर चीज़ को अलग अलग करके, जैसे कि पोस्ट, पेजेस और इमेजेस के भी आप अलग से बना सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि आप अपनी वेबसाइट को क्रॉल कैसे कर सकते हैं, आप उसको इंडेक्स कैसे करवा सकते हैं। यहाँ पे हम गूगल सर्च कंसोल के थ्रू हर चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। और ये मेरा गूगल सर्च कंसोल है। आप गूगल के अंदर जाके गूगल सर्च कंसोल लिखें, उसके ऊपर जाएं, अकाउंट बनाएं, और अकाउंट बनाने के बाद जो सबसे पहले आपको एक पॉप अप पैनल ओपन होता हुआ नज़र आएगा, वो ये वाला होगा। यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है कि आप अपनी वेबसाइट को या अपनी प्रॉपर्टी आपकी वेबसाइट होगी, ठीक है, उसको आप यहाँ पे इंडेक्स करवा सकते हैं, इंडेक्स या क्रॉल के लिए सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे डोमेन है और URL प्रीफिक्स है। डोमेन के अंदर आप एक भी डोमेन को, फॉर एग्जांपल हमारा ऑनलाइन हेल्पर है, इस डोमेन को फॉर एग्जांपल मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके अगर पेस्ट करता हूँ और इसके थ्रू मैं अपनी वेबसाइट को क्रॉल करने की, इंडेक्स करने की कोशिश करता हूँ, तो जितने भी URLs इस डोमेन के ऊपर होंगे और इसके सब डोमेन के ऊपर होंगे चाहे वो HTTP के ऊपर हैं, चाहे वो HTTPS के ऊपर हैं। HTTP आपको पता है कि एक सिक्योर सॉकेट जो होता है, आपका URL आपकी वेबसाइट को सिक्योर होना चाहिए। अगर आप HTTP स्टेटस वाली वेबसाइट या डोमेन ऐड करेंगे तो आपका जो स्टेटस कोड है वो सिक्योर नहीं होगा, जिससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ये इशू आ सकता है कि आपकी वेबसाइट नॉन सिक्योर है, जो कि गूगल बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। आपने क्या करना है कि अपनी वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले अपना जो SSL सर्टिफिकेट है उसको आपने रजिस्टर करना है। आपके अपने नाम पे होना चाहिए, आपकी आइडेंटिटी हो, चाहे आप अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखें, लेकिन आपने अपना SSL सर्टिफिकेट लेना है। SSL ये होता है कि ये वेबसाइट किसी बंदे के ऊपर रजिस्टर है, किसी कंपनी के ऊपर रजिस्टर है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये रजिस्टर्ड वेबसाइट है। तो जैसे आप जानते हैं कि कोई आप सिम लेते हैं या कोई भी आप चीज़ वेरीफाई करवाते हैं बायोमेट्रिक, तो उससे क्या होता है कि आपका वेरिफिकेशन होती है कि जो चीज़ आपने की है वो सारी की सारी वेबसाइट आपकी बिल्कुल ठीक है और आपका जो URL है वो सिक्योर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डोमेन को लगाऊंगा तो मेरे जितने भी सब डोमेन्स होंगे और HTTP और HTTP के बगैर, S के बगैर जितने भी नॉन सिक्योर URLs होंगे वो सारे के सारे सबमिट हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली इसको ले लेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका ग्रीन हुआ हुआ आपको रूट डोमेन नज़र आ रहा है, और उससे आगे जितने भी डोमेन्स होंगे वो खुद ब खुद हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको URL है, URL से क्या होगा कि आप वन बाई वन सारे URLs को जितना भी जो आप URL यहाँ पे इंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ तो ये सिर्फ इसी को इंडेक्स करेगा, और इंडेक्स करने के बाद उसको कहेगा कि पहले तो आप इसको वेरीफाई करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम करते हैं, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी वेरीफाइड हूँ,
अगर आप नहीं होंगे तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपको HTML फाइल या फिर आपको एक मिलेगा कोड जिसको आप हेडर के अंदर ऐड करेंगे और अपनी वेबसाइट की ओनरशिप पहले तो वेरीफाई करेंगे कि ये वेबसाइट वाकई आप मैनेज कर रहे हो, या आप किसी डेवलपर को दे सकते हो कि ये वाला कोड है, इसको आप वेरीफाई करो ताकि इसको अपने अकाउंट के ऊपर आप ओपन कर सकें और इसकी सारी डिटेल, इसका जितना भी डेटा है वो यहाँ पे आप देख सकें। जैसे ही आप इसको वेरीफाई कर लेंगे तो आपने गो टू प्रॉपर्टी के ऊपर जाना है और आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम वेबसाइट के ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आपको डेटा नज़र नहीं आएगा, 1 से 2 दिन के बाद आपको यहाँ पे डिटेल नज़र आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप अपने किसी भी URL को कैसे इंडेक्स कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे URL इंस्पेक्शन टूल के थ्रू करेंगे। अब मसलन मेरा जो URL था वो ये है और मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा या प्रेस करूँगा इंटर को तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं URL इज़ ऑन गूगल। अब आपने कुछ चेंजेस किए अपने URL पे, अपने पेज के ऊपर, तो आप क्या करेंगे कि दोबारा इसको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करेंगे और जो आपकी नई चेंजेस हैं गूगल उनको दोबारा जब इंडेक्स करेगा तो उनको भी अपने डेटाबेस के अंदर ले आएगा और आपकी जो रिपोर्ट है वो मज़ीद इन्हेंस हो जाएगी, अपना अपडेटेड URL होगा ये आपका। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई नया पेज है तो वो गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं हो रहा होगा। क्या करते हैं, हम एक नया सैम्पल पेज बनाते हैं जस्ट आपको टेस्टिंग करवाने के लिए। मैं यहाँ पे एक नया पेज बनाता हूँ, टेस्टिंग पेज, ठीक है, और इसका URL आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको पब्लिश करता हूँ जस्ट आपको बताने के लिए कि मैंने अपनी वेबसाइट पे एक नया पेज बनाया है, इसका URL ये वाला है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके दोबारा अपने गूगल सर्च कंसोल, जब भी आप नया पेज बनाएंगे, नया URL जनरेट करेंगे, पोस्ट बनाते हैं, तो आपको यहाँ पे आके इसको इंस्पेक्ट करना होगा URL इंस्पेक्शन टूल के थ्रू। अब आप देख रहे हैं कि ये हमने अभी पेज बनाया है तो गूगल के ऊपर नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा पेज इंडेक्स हो तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करूँगा तो गूगल के थ्रू ये मेरी रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी और गूगल सबसे पहले प्रायोरिटी पे मेरे इस पेज को चेक करेगा कि ये वाली रिक्वेस्ट जनरेट हुई है ताकि हम इस पेज को देखें, समझें और अपने डेटाबेस के अंदर शामिल कर लें। अब ये जस्ट आपको टेस्टिंग के लिए था। अब यहाँ पे आपको मैं गूगल में भी दिखाता हूँ। आपने किसी URL को देखना है कि वो गूगल के अंदर है या नहीं, तो आप जस्ट यहाँ पे आएँ, इसको लिखें तो आपको देखें डू यू वांट दिस, तो आप इसको गेट इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग डेटा फ्रॉम गूगल, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये वाला पेज नहीं है। अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ और इंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले रिज़ल्ट जो आपके पास शो हुआ है वो ये वाला है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि आप किसी भी पेज को देखना चाहते हैं अपनी वेबसाइट का कि वो यहाँ पे इंडेक्स है या नहीं। आप यहाँ पे गूगल के अंदर आएंगे तो वो आप देख सकते हैं। अगर मैं कुछ भी यहाँ पे लिखूँ जो कि इंडेक्स नहीं है तो आप देखेंगे कि वो यहाँ पे रिज़ल्ट आपको नज़र नहीं आएंगे। हमेशा जब भी आपने कोई पेज बनाना है उसको यहाँ पे आके आपने इंस्पेक्ट करना है और इसके अलावा यहाँ पे आप साइट मैप भी सबमिट कर सकते हैं जो कि 4 मई को हुआ है, जो कि ये वाला है। अब मैं चाहूँ तो दोबारा इसको साइट मैप को, अब इसके अंदर जो डिफरेंट बने हुए जो कि मैंने आपको पिछले टॉपिक पे बताए थे कि वो सारे अलग अलग से यहाँ पे ऐड हो गए हैं, सॉरी। अब जितने पेजेस आपके इंडेक्स होते हैं यहाँ पे नज़र आएंगे कि ये वाले पेजेस इंडेक्स हो चुके हैं और ये वाले जो हैं वो नहीं हुए, क्योंकि हमने काफ़ी सारे पेजेस को मैंने कुछ टाइम पहले डिलीट किया है, तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ़ इंडेक्स पेजेस रिड्यूस हो गए, ठीक है। और बाकी इसको डिटेल से गूगल सर्च कंसोल को हम पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर। ये था कि आप कैसे एक पेज को बनाते हैं, पेज को बनाने के बाद कैसे आप इसको क्रॉल करवाते हैं, इंडेक्स करवाते हैं और उसके बाद आप इसकी इंडेक्सिंग के बाद ये गूगल के अंदर सर्व होना शुरू हो जाता है और फिर आपको उस पर इम्प्रेशन या क्लिक्स आते हैं। अब बात करते हैं कि आपने अपने जो क्रॉलिंग की इंडेक्सिंग की रिपोर्ट है वो कहाँ से देखनी है। अच्छा, अब हम बात करेंगे क्रॉल स्टैट्स की। अपनी वेबसाइट के ऊपर जब भी आप कोई
चीज़ें करते हैं तो हमेशा डेली बेसिस के ऊपर आपकी वेबसाइट क्रॉल हो रही होती है, उसके ऊपर डिफरेंट रिक्वेस्ट जनरेट हो रही होती हैं, जो कि यहाँ पे आपको क्रॉल स्टैट्स के अंदर मिलती हैं। सेटिंग्स के अंदर जाना है आपने और यहाँ से आपने ये क्रॉलिंग वाले सेक्शन के अंदर देखना है आपकी जो reports.txt फाइल है, इसके बारे में भी आपको नेक्स्ट बताऊंगा, वो भी आपकी वैलिड है जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। और लास्ट 90 डेज़ के अंदर इतनी सारी जो हैं 8662 ये वाली रिक्वेस्ट जो हैं जनरेट हुई हैं। इसकी रिपोर्ट देखने के लिए आप ओपन रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक डिटेल्ड जो है ना सारी चीज़ नज़र आएगी। अच्छा, क्रॉल स्टैट्स से मुतल्लिक मैं आपको कुछ बताता चलूँ कि जब भी आपने अपनी वेबसाइट बनानी है तो उसके ऊपर जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उनको आपने ऑप्टिमाइज्ड रखना है। टेक्निकल इश्यूज़ कम से कम होने चाहिए ताकि आपकी क्रॉलिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, आप गूगल को ईज़ी हो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने में। आपकी जितनी भी फाइल्स होती हैं उसके ऊपर इमेजेस और जितनी भी CSS की फ़ाइल्स होती हैं, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स होती हैं, HTML की फ़ाइल्स होती हैं, वो सारी की सारी ईज़ी टू नेविगेट, ईज़ी टू क्रॉल हों। उसके अंदर कोई ऐसे टेक्निकल या इतनी लंबी लंबी फ़ाइल्स आप ना बनाएं जिनसे आपकी वेबसाइट को वो हैम्पर करें क्रॉलिंग के अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी जो लेटेस्ट अपडेटेड जो आपको रिपोर्ट नज़र आ रही है वो है 5 मई की, सॉरी 2 मई की। और यहाँ पे देखें आपके जो स्टैट्स हैं जो 8662 जो हैं क्रॉल रिक्वेस्ट जनरेट हुई हैं, जब क्रॉलिंग हुई है गूगल ने आपका जो डेटा कलेक्ट किया है वो 68 मेगाबाइट्स का है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 68 मेगाबाइट्स। और जो आपका रिस्पांस टाइम था, मतलब कितनी देर में और 1 सेकंड के अंदर जो आपका रिस्पांस था, या मतलब कितनी जल्दी से आपकी वेबसाइट लोड हो रही थी, वो उसका आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है रिस्पांस टाइम, जो आपकी क्रॉलिंग का रिस्पांस टाइम था। फिर यहाँ पे आप देखें कि आपके जो क्रॉल के रिक्वेस्ट हैं वो कभी ज़्यादा हैं कभी कम हैं। तो कुछ दिनों से ये कम आ रही हैं, उसकी रीज़न ये है कि कभी कभी आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा चीज़ें हो रही होती हैं। आप जब काम करते हैं तो ज़्यादा रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, आप यहाँ पे आके जब इंस्पेक्शन करते हैं तो वो ज़्यादा चीज़ें आप अपडेट करवा रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी आप काम नहीं करते तो उससे क्या होता है कि आपकी जो क्रॉलिंग की रिक्वेस्ट हैं वो कम होती हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि रिक्वेस्ट जब आप करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं। आप कभी आपका साइट मैप अपडेट हो रहा होता है, कभी अपने यहाँ पेज बनाते हैं, उस पर अपलोड करते हैं कोई इमेज, तो सारी चीज़ें वो क्रॉल हो रही होती हैं, रिक्वेस्ट जनरेट हो रही होती हैं। और यहाँ पे आपको होस्ट स्टेटस नज़र आता है कि इसके दरमियान उसको क्या प्रॉब्लम्स आई, मतलब जो भी डिटेल है ना यहाँ पे आपको नज़र आएगी कि आपकी वेबसाइट क्रॉल होने में इसको कोई इश्यूज़ नहीं आए। यहाँ पे आप देख reports.txt फाइल जो है वो भी एक्सेप्टेबल है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कुछ ऐसी तो नहीं है, कुछ चीज़ें जैसे कि कभी कभी उसके ऊपर जो रिक्वेस्ट हैं वो सही नहीं है, पेज ब्रोकन हो सकता है या कोई और इशू आ सकता है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। DNS जो आपका रिकॉर्ड है वो मतलब डोमेन नेम सर्वर्स जो कि आप यूज़ कर रहे होते हैं मैनुअल, वो भी एसेसेबल हैं, उसके अंदर कोई इशू नहीं था। सारी चीज़ें मतलब ठीक हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। फिर यहाँ पे आपको आता है कि क्रॉल रिक्वेस्ट ब्रेकडाउन, मतलब ऐसे पेजेस जिनका स्टेटस कोड 200 है वो 19% है, मतलब सबसे ज़्यादा जो आपके पेजेस हैं ना वो 200 स्टैट्स के हैं। इसके अलावा कुछ पेजेस हैं जो 404 हैं जिनको क्रॉलिंग के दरमियान गूगल ने डिस्कवर किया है। ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम आपके पेजेस हैं वो 200 स्टेटस के हैं, मतलब वो बिल्कुल ठीक थे, उनको गूगल को क्रॉल करने में कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन कुछ पेजेस 5% ऐसे थे जो 404 ब्रोकन पेज हैं। यहाँ पे आपको वो पेजेस भी नज़र आएंगे क्योंकि ये पेजेस जो हैं मैंने डिलीट किए हैं, तो फिर भी ये अभी तक गूगल के डेटाबेस में सेव हैं। तो उसको जब वो डिस्कवर कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं, जैसे कि वो गूगल के इंडेक्स के अंदर होते हैं तो वो नज़र आते हैं। ये है कि नॉट मॉडिफाइड कुछ और चीज़ें होंगी, इमेजेस वगैरह, या फिर यहाँ पे आप देखें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मॉडिफाइड नहीं हुई, आपको उनको फिक्स करने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पे और भी होंगे 301 जो परमानेंटली रीडायरेक्टेड होते हैं, वो भी कुछ पेजेस हैं। इस तरह यहाँ पे टोटल आपको 7 नज़र आ रही हैं चीज़ें, जो कि 5XXX है जो कि सर्वर एरर होते हैं, वो भी हैं कुछ। और बाई पर्पज़ रिफ़्रेश जो है वो तकरीबन 99% है डिस्कवरी में।
आपके कुछ पेजेस आए हैं, ठीक है। अब फाइल टाइप में ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट के ऊपर फाइल्स हैं, मतलब HTML की हैं, CSS, जिससे आपकी वेबसाइट को पूरा डिज़ाइन बनता है। आप वर्डप्रेस के अंदर जब कोई प्लगइन यूज़ करते हैं, जैसे कि एलिमेंटर हो गया, DB बिल्डर हो गया, पेज बिल्डर, तो ज़्यादा जावास्क्रिप्ट और CSS यूज़ हो रही होती है। उसकी रीज़न ये है आपकी स्टाइलिंग के लिए जो बहुत ज़्यादा बैक पे आपकी रिक्वेस्ट जनरेट हो रही होती हैं, उन तमाम फाइल्स को भी इसने क्रॉल करना होता है। यहाँ पे आप देखें तो ये क्रॉल बजट वेस्ट होता है गूगल का। गूगल के पैसे लगे हुए हैं इन चीज़ों के ऊपर, तो आपने क्या करना है कि अपनी वेबसाइट के ऊपर कम से कम CSS यूज़ करनी है, कम से कम प्लगइन्स, कम कम से कम जो है उसके ऊपर आप एक्सटर्नल चीज़ें करें, जिससे क्या होता है कि गूगल को आसानी होती है कि ये वेबसाइट ईजी है, क्लीन है, साफ़ है, इसके ऊपर ज़्यादा गंदगी नहीं है, मतलब ज़्यादा आपने CSS की फ़ाइल या डिज़ाइनिंग नहीं की हुई, पॉपअप बॉक्स और पता नहीं क्या-क्या जो है वो नहीं किया हुआ। आप यहाँ पे देखें ना, वर्डप्रेस के अंदर ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपके पास बहुत सारे CSS फाइल्स और स्टाइलिंग के लिए, मतलब आप कोई भी प्लगइन डाउनलोड करते हैं तो उसका इशू क्या बनता है कि जब भी आप कोई प्लगइन डाउनलोड करते हैं तो उसकी CSS फाइल्स होती हैं, आप फॉर्म के लिए अलग कर रहे होते हैं, आप किसी बटन को डिज़ाइन करने के लिए या एलिमेंटर या फिर कोई और स्टाइलिंग के लिए चीज़ यूज़ कर रहे हैं किसी ख़ास पर्पज़ के लिए, तो उसके बैक्स पे कुछ फाइल्स भी डाउनलोड होती हैं CSS की, जावास्क्रिप्ट की वर्डप्रेस के अंदर, तो वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाती हैं जब आपकी वेबसाइट पे। तो ज़ाहिर है गूगल ने उनको क्रॉल करना होता है, तो जब वो क्रॉल करते करते वो CSS की फ़ाइल्स भी उसके सामने आती हैं, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स आती हैं, HTML की और इमेजेस की भी आती हैं, सिंडिकेशंस की भी आती हैं, मतलब कुछ ऐसे पेजेस भी होते हैं जो आपने सिंडिकेट किए होते हैं, वो इस तरह के पेजेस भी आ जाते हैं, जेसन की फ़ाइल्स आ जाती हैं। मतलब जितनी भी वेबसाइट के ऊपर आपकी एक्सटर्नल इंटरनल फाइल्स होती हैं, वो सारी की सारी गूगल क्रॉल करता है, चाहे वो आपकी वर्डप्रेस की तरफ से या आप थर्ड पार्टी कोई उसके अंदर टूल यूज़ कर रहे हैं, GTM, तो सारी की सारी यहाँ पे शो होती हैं और आप उनकी डिटेल भी देख सकते हैं उनके ऊपर क्लिक करके। मसलन अगर आप देखना चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट की कौन कौन सी फाइल्स थी, तो यहाँ पे आप देखेंगे WP क्वेरीज हो, ये अमूमन ऐसे होते हैं जैसे कि आपको मैंने कहा ना कि आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में यूज़ कर रहा हूँ, प्लगइन है, तो प्लगइन की आपको एक्सटेंशन यहाँ पे फ़ोल्डर नज़र आ रहा है। देखें ये कितने प्लगइन की वजह से जावास्क्रिप्ट और CSS की फाइल्स आपको मिलती हैं। जितने ज़्यादा प्लगइन्स करते हैं स्टाइलिंग के लिए, फॉर्म्स के लिए, तो उतना ही डेटा आपकी वेबसाइट के ऊपर डाउनलोड होता है और उससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे लोड बढ़ता है, क्रॉल स्टैट्स बढ़ते हैं, गूगल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपकी वेबसाइट की क्रॉलिंग के अंदर। तो आपने क्या करना है कि गूगल के टाइम को भी सेव करना होता है ताकि कम से कम गूगल का टाइम लगे आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने में, ईजी टू नेविगेशन हो, नेविगेशन मेन्यू जो आप यूज़ कर रहे हैं, लिंक्स यूज़ ऐसे करें जो बिल्कुल ठीक हो, रीडायरेक्शन लिंक्स कम हो, ब्रोकन पेजेस कम से कम हो और जितनी भी एक्सटर्नल फाइल्स हैं वो कम से कम हो, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है ताकि आपकी फाइल्स को वो रेंडर करने में और समझने में क्रॉलिंग के दरमियान कोई इशू ना आए। इसके अलावा आपको यहाँ पे गूगल बॉट टाइप्स हैं कि पेज रिसोर्स लोड है, स्मार्टफोन है, डेस्कटॉप के जो बॉट्स होते हैं, डिफरेंट बॉट्स होते हैं जो कि गूगल के देख रहे होते हैं। पेज रिसोर्सेज लोड, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसकी भी डिटेल नज़र आएगी। यहाँ पर सारी एक प्रीव्यू आपको नज़र आएगा, मतलब ये वाले जो इमेजेस हैं ये रिसोर्स हैं जो कि डिफरेंट हैं, जैसे कि प्लगइन्स हैं, सिर्फ एक प्लगइन है, इस सारे के सारे यहाँ पे आपको फाइल्स नज़र आ रही हैं। तो आपने क्या करना है, कम से कम ऐसे प्लगइन्स यूज़ करने हैं जो आपके लिए इतने ज़्यादा एक्सटर्नल चीज़ें यूज़ नहीं करनी, ठीक है, फाइल्स नहीं यूज़ करनी। तो कोशिश करें कि आप कम से कम चीज़ें ऐसी यूज़ करें जो गूगल को डिस्टर्ब करें। इसका टाइम भी कम करना है कि जल्दी से, अगर एक टाइम में अगर आप गूगल की पूरी तरह वेबसाइट की पूरी तरह मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो 10 सेकंड लग सकते हैं उसको क्रॉलिंग में। या एक एग्जांपल के तौर पे ये इसका अपना होता है कि वो कितनी देर लगाता है उसको क्रॉलर को आगे पीछे मूव होने में, एक पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे जाने में और वापस आने में कितना इशू हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है ताकि हर चीज़ मैनेजेबल हो। आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर, आपकी वेबसाइट की नेविगेशन, आगे पीछे मूव होने का लिंक्स, मेन्यूज सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हों
कोई आर्फन पेज ना हो, ऐसा पेज ना हो जो बना हुआ है लेकिन आपकी वेबसाइट पे नहीं है। सारी चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है ताकि गूगल के रिसोर्सेज कम से कम यूज़ हों, उसका टाइम कम से कम यूज़ हो, उसकी रिक्वेस्ट कम से ज़्यादा भी हो कम हो। तो जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं उनके लिए ज़्यादा इशू इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे पेजेस होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पेजेस होते हैं, तो गूगल को टाइम लगता है। छोटी वेबसाइट जिनके 15, 20, 100 पेजेस होते हैं उनका इतना इशू नहीं होता। जिनके पेजेस थाउजेंड्स में होते हैं तो उनका रिस्पॉन्स टाइम भी बढ़ जाता है, उनकी क्रॉल रिक्वेस्ट भी बढ़ जाती हैं। तो आपने क्या करना है कि सारी चीज़ों को सामने रखना है और वेबसाइट का जो डिज़ाइन और उसका स्ट्रक्चर है उसको बनाते हुए हर चीज़ का ख्याल रखना है। अब ये था कि क्रॉस स्टैट्स क्या होता है, इसके अंदर आपको क्या-क्या चीज़ें नज़र आती हैं। गूगल के बजट को बचाना है, गूगल के पैसे लगे होते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर, तो आपने इसके पैसों को भी बचाना है और अपने लिए भी आसानी पैदा करनी है ताकि गूगल आपकी वेबसाइट को रिकमेंड करे कि ये वेबसाइट एक अच्छी वेबसाइट है, इसको नेविगेशन में भी इशू नहीं है और जल्दी क्रॉल हो जाती है, इसके ऊपर टाइम कम लगता है। वेबसाइट का स्ट्रक्चर एक प्रॉपर है, कोई आगे पीछे चीज़ें नहीं है, बेतरतीब नहीं है, हर चीज़ एक ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर है। तो आज की वीडियो के अंदर हम यही देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो कि इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग का दूसरा पार्ट होगा, उसके अंदर हम रिपोर्ट्स.txt और कुछ मज़ीद ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपकी क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम नेक्स्ट ऐसी एक बिल्कुल प्रैक्टिकल वेबसाइट बनाएंगे, स्टार्ट से लेके होस्टिंग ख़रीदेंगे, डोमेन ख़रीदेंगे, उसके ऊपर पूरी वेबसाइट को मेंटेन करेंगे, पेजेस बनाएंगे और उनको रैंक करेंगे और फिर आपके सामने वो सारी वेबसाइट की रिपोर्ट आएगी। तो उसको हम लाइव वेबसाइट के ऊपर ही डिटेल से एसईओ करने के बाद इवेंट के स्ट्रक्चर और डिज़ाइन बनाते हुए भी किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो भी आपको दिखाया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए घंटे के निशान को दबा लें ताकि जिस तरह ही अगली वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।